हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर इंग्लिश में कोई ऐसा टॉपिक बताइए जो फिक्स होता है। तो एक इंग्लिश में ऐसा टॉपिक है भैया जो एकदम फिक्स होता है, वो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपके पोएट्री के चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है और यही इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक है जो एकदम फिक्स होता है। हां भैया यही आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश 2025 के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को बताऊंगा। यही तीनों सेंट्रल आइडिया लगातार 7-8 साल से पूछे जा रहे हैं और इस बार भी यही आएंगे। तो आपसे गुजारिश यही रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम सेंट्रल आइडिया का खात्मा करेंगे। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। 4 नंबर आज हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो आज हम 4 नंबर कंप्लीट करेंगे। 3 सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट और तीसरा है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ये तीनों सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला सेंट्रल आइडिया, फर्स्ट वन इज, देखो कौन सा सेंट्रल आइडिया है। इनका नाम है माई मदर एट 66, मेरी 66 साल की मां। मतलब 66 साल की मां हो चुकी है कमला दास जी की, तो वो जो है अपनी 66 साल की मां जी के बारे में कुछ कहती हैं। इस कविता में हमें क्या बताया गया है कि भैया उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम सभी को पता है, अगर हम आज 21 के हैं तो कुछ दिन बाद हमें 30-35 होना है। अगर आप 17-18 के हैं तो कुछ दिन बाद आप भी 20-25 या 30 होंगे। ठीक है, मतलब उम्र लगातार बढ़ती रहेगी। और अभी तो हम लोग यंग हैं, धीरे धीरे करके बुढ़े हो जाएंगे, डंडे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें जो है अपनों से और अपनों से बिछड़ने का जो दर्द होता है उसको बताया गया है। जैसे एक माता पिता जो है अपने संतान को अपने पास ना होने पर जो अनुभव करती हैं, एक बेटी जो है जो अपने माता जी को छोड़ने पर अनुभव करती है, जब वो अपने ससुराल जाती है, ठीक है, तब वो जो अनुभव करती है, उसी को इस कविता में बताया गया है। तो माई मदर एट 66, मेरी 66 साल की मां। आपको करना क्या है, पहले ये हेडिंग डालना है, फिर प्यारा सा हेडिंग डालना है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया होता क्या है, जैसे ये जो चैप्टर है ना, इसका केंद्र बिंदु क्या है, आखिर इस चैप्टर में क्या कहा गया है, उसी को 6-7 या 8 लाइन में लिखना होता है। ठीक, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। अभी हम हिंदी मीनिंग के साथ एक एक को पढ़ेंगे, इसके बाद 2 सेंट्रल आइडिया और हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलो देखो क्या कहा गया है। 2, यद्यपि एगेइंग, एगेइंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना या बुढ़ापा। ठीक है, इज है ये नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया। यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उम्र सबकी बढ़ती रहेगी, जिंदगी आगे चलती रहेगी। कब 1 साल 2 साल बीत जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। आप लोग 12th में आ चुके हो, अभी सोचो अगर, तो कुछ दिन पहले ही 10th में थे। अगर आप सोचोगे कि कितनी जल्दी यार हम 10th से 12th में आ गए और कितनी जल्दी हम अपने 12th से विदाई लेकर चले जाएंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, तो वही चीज है, ये निरंतर प्रोसेस चलता रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, समय को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, उसको खरीद सकता है कोई। तो यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एट फिर भी द फियर डर ऑफ सेपरेशन बिछड़ने का फ्रॉम योर लव्ड, यानी कि अपनों से या अपने प्रिय से, एंड नियर वंस और अपने प्रिय जनों से, इज वेरी, इज होता है वेरी बहुत पेनफुल दर्दनाक। फिर भी अपनों से और अपने प्रिय जनों से बिछड़ने का जो डर होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। मतलब कहा गया है यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी अपनों और अपनों से बिछड़ने का जो दर्द होता है, जो डर होता है, वो बहुत दर्दनाक होता है।
मतलब जैसे अभी लड़की छोटी सी है, 14-15 साल की है, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होगी, उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपने बहन को, सबको छोड़ के वो अपने ससुराल चली जाएगी। तो वो जो डर होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है। एक लड़का है, वो अभी 5वीं या 6वीं में है, ठीक है, 5th-6th क्लास में है, धीरे धीरे वो इंटर पास होगा, इंटर के बाद वो कहीं तैयारी करने चला जाएगा, तो अपनों को छोड़कर जाएगा। तो जो वो डर होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है। जैसे आपके टीचर कोई आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर वो बीच में, आपके मन में हमेशा सवाल उठता होगा, यार कहीं छोड़ के हमको चले न जाए सर जी दूसरे स्कूल में, ठीक है। तो यही चीज, ये जो अपनों से और अपने प्रियजनों से जो बिछड़ने का डर होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है, ठीक। अभी मैं फिर से रिवाइज करूंगा, देखो आगे देखो। द पोएम, ये कविता टॉक्स बताती है अबाउट के बारे में, द फीलिंग भावना ऑफ लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन की। तो ये कविता उस अकेलेपन की भावना को भी बताती है जो एज्ड पीपल, जो वृद्ध लोग, एज्ड का मतलब जिनका एज हो चुका है, जो हल्का वृद्ध हो चुके हैं, जो वृद्ध लोग एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, एंड और मतलब ये कविता जो है हमें उस अकेलेपन के भावना को भी बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, जो बूढ़े लोग अनुभव करते हैं, ठीक है। एंड और द फीलिंग, वो भावना ऑफ गिल्ट, यानी कि उस आपराधिक, गिल्ट का मतलब होता है अपराधी, ठीक है। तो उस आपराधिक भावना को भी बताती है, व्हिच जो दियर ऑफ स्प्रिंग, उनकी संतानें, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतानें, ठीक है। दियर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, फॉर नॉट बीइंग, ना होने पर, एबल समर्थ, टू बी उनके साथ, विथ दियर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, इन दियर ओल्ड एज उनके बुढ़ापे में। मतलब यहां पे कहा जा रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, यानी कि ये कविता उस अकेलेपन के भावना को भी बताती है, दैट जो एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं। और इतना ही नहीं, एंड और द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उस आपराधिक भावना को भी हमें बताती है, व्हिच जो दियर ऑफ स्प्रिंग, उनकी संतानें एक्सपीरियंस अनुभव करती हैं, फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ दियर पेरेंट इन दियर ओल्ड एज, यानी कि जो उनकी संतानें अपने माता पिता के वृद्ध अवस्था पर अपने माता पिता के साथ ना होने पर अनुभव करती हैं। कोई लड़का नहीं चाहता कि मैं अपने माता पिता को छोड़ के जाऊं। अगर उसको कोई नौकरी मिल गई, किसी दूसरे राज्य में मिल गया, किसी दूसरे सिटी में मिल गया, तो वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है, क्योंकि लाइफ भी उसको बनाना है इसीलिए, ठीक। और ना कोई पेरेंट्स चाहता कि मेरा बेटा कहीं जाए, वो भी हमेशा उसको अपने सीने से लगाए रखना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है, एक मजबूरी होती है जिससे उसको छोड़ के जाना पड़ता है। तो वही कहा गया है कि यह कविता उस अकेलेपन के भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनकी संतानें अपने माता पिता के साथ उनकी वृद्धावस्था में उनके साथ ना होने पर अनुभव करती हैं। आगे देखो मेरे भाई, नेक्स्ट देखो, द पोएम, ये कविता आल्सो एक्सप्लोर्स, ये वर्णन करती है, द फीलिंग, उस भावना को, आप मेलनचोली, मेलनचोली का मतलब उदासी, एंड पेन, और दर्द की, दैट जो ये डॉटर, एक लड़की एक्सपीरियंस अनुभव करती है, व्हाइल, जब लीविंग हर मदर, वो अपने माता जी को छोड़कर जाती है, ऑल बाई हरसेल्फ एट ये राइप ओल्ड एज, यानी कि उनके बुढ़ापे में। और ये कविता उस दर्द और उदासी की भावना का भी वर्णन करती है जो एक लड़की अपने माता पिता को उनके वृद्धावस्था में छोड़कर जाने पर अनुभव करती है। एक लड़की जो है, जिसकी शादी हो चुकी है, अपने ससुराल वो जा रही है, वो जो भावना, उसके अंदर जो फीलिंग होती है ना, उसकी भावना को भी इस कविता में बताया गया कि वो कैसा अनुभव करती है अपने माता पिता को उनकी वृद्धावस्था में छोड़कर जाने पर। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब हमारे माता पिता जी यंग थे, मैं छोटी बच्ची थी, तब हम इनके साथ थे, और आज जब ये वृद्ध हो चुके हैं, जब इनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो उस भावना को भी ये कविता हमें बताती है। बहुत प्यारी सी कविता है और बहुत फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। जैसे देखो, मैं भी इमोशनल हो गया हूं, आप चेहरे से ना पहचान पाएंगे, क्योंकि किसी की उदासी को उसके चेहरे से नहीं पहचाना जा सकता। कितने दर्द वो अंदर छिपाए बैठे हैं, वो वही जानता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। किसी को एग्जाम की टेंशन है, किसी को फ्यूचर की टेंशन है, किसी को कैरियर की टेंशन है। हर एक आदमी है जिसके पास टेंशन है, क्योंकि कहा गया है खुलकर हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को। ठीक है, देखो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दूं अच्छे से। देखो, माय मदर इज 66, मेरी 66 साल की माँ, इसका सेंट्रल आइडिया में बताऊंगा।
दो एगेंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, फिर भी अपनों और अपनों प्रियजनों से बिछड़ने का जो डर होता है बहुत दर्दनाक होता है। ठीक है, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं। एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है व्हिच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, जो उनकी संतानें अपने माता पिता के वृद्धावस्था पर उनके साथ ना होने पर अनुभव करती हैं, उस भावना को भी ये कविता हमें बताती है। ठीक है, आगे देखो। The poem also explores the feeling of melancholy and pain that a daughter experienced while leaving her mother all by herself at a ripe old age, और ये कविता उस दर्द और उस उदासी की भावना को भी उदासी की भावना का भी वर्णन करती है जो एक लड़की अपने माता पिता के मतलब अपने माता जी के वृद्धावस्था में उनके साथ ना होने पर अनुभव करती है, या उनको छोड़कर जाने पर जो अनुभव करती है एक लड़की, उस भावना को भी ये कविता हमें बताती है। बहुत ही इमोशनल ये कविता है, तो मैं अब इसको हटाऊंगा क्योंकि ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा तो आपको पढ़ाएगा कौन। ठीक है, आंसू गिरने लगेंगे। तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो मैं साइड में हूं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा शायद, आप बहुत तेज हैं। ठीक है, चलो होता रहेगा, जो होना है लाइफ में होता रहेगा। हमें क्या है, हमारी जो फॉर्मेलिटी है वो हमें पूरा करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंट्रल आइडिया क्या है। अब देखो माय डियर लवली स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा सेंट्रल आइडिया है ये है कीपिंग क्वाइट, मतलब शांत रहो। ठीक है, कीपिंग क्वाइट। अब देखो इस सेंट्रल आइडिया में आपको थोड़ा क्वाइट रहने को कहा जा रहा है, थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा मौन में रहो। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे आप लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं, अब अगर आप चिल्लाते हुए जाएंगे, अरे भैया हम तो 95% लाएंगे, हम तो 99 ले आएंगे, टॉपर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो क्या हो पाएगा? नहीं। जो काम शांति से हो जाता है ना, वो काम ऐसे नहीं होता, चिल्लाने से नहीं होता। ठीक, अगर मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा है, ठीक है, अगर आप झगड़ा करेंगे दोनों लोग तो क्या होगा? मारपीट होगा, आप जेल जाएंगे। अगर वही काम आप प्यार से निपटा लेंगे तो कितना अच्छा हो, शांति से। ठीक है, तो वही चीज कहा जा रहा है कि कीपिंग क्वाइट, हमेशा शांत रहो। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें शांत रहना चाहिए, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, यही चीज है कि मनुष्य की जो आज देखते हैं हम लोग कितने बिजी हो गए हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं, और आपको पता है जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, फिर भी हम कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं कि हमेशा अपने काम को अच्छे से करो, बहुत जल्दबाजी मत करो। ऐसा मत सोचो कि पूरा इंग्लिश मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर दूं। धीरे धीरे काम, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। देखो कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया, खूब प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। देखो मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आपने अगर कोई दूसरा सेंट्रल आइडिया पढ़ रखा है उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुक में सेंट्रल आइडिया अलग अलग होता है। क्योंकि मुझे पता था कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, सर मैंने तो दूसरा वाला याद कर लिया, दूसरी बुक में ऐसा है। देखो सारे बुक में सेंट्रल आइडिया सही लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं यही छाप के आ जाओ। अगर यही लिख देते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने दूसरे बुक का पहले से ही याद कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ही जाकर लिख देना। ये मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यही वाला याद कर लें या अपना वाला रहने दें। अपना वाला भी रहने दो। देखो कीपिंग क्वाइट, इन कीपिंग क्वाइट कविता में द पोएट, कवि डिमांड्स, मांग करता है या जोर देता है द नेसेसिटी, आवश्यकता की आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि शांत आत्मनिरीक्षण की। तो कीपिंग क्वाइट कविता में जो कवि है वो शांत आत्मनिरीक्षण की मांग करता है कि हमेशा आप शांति बनाए रखें, शांत आत्मनिरीक्षण की वो मांग करता है। मैन्स एक्शन, मनुष्य की हरकतें या मनुष्य का जो काम है, ठीक है, हिज रस, उसकी जल्दबाजी, एंड हरी, और उसकी हड़बड़ी और जल्दबाजी, हैव ऑलरेडी, उसने पहले से ही कॉज्ड, पैदा कर दिया या कारण बन गई है, मच चाओज, बहुत ज्यादा अराजकता का, एंड ट्रबल, और परेशानी का, इन द वर्ल्ड, संसार में। तो मनुष्य की हरकतें, उसकी हड़बड़ी और उसकी जल्दबाजी ने दुनिया में पहले से ही अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है।
मतलब हमारी जो है, जो हड़बड़ी है, जो हमारी हरकतें हैं और हमारी जो जल्दबाजी है, उसने पहले से ही दुनिया में परेशानी पैदा कर दी है। क्योंकि जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करना चाहिए, हमेशा शांति बनाकर रखना चाहिए, यही चीज है। ठीक है, समझाना यही चाह रहा है। नाउ अब इट इज द टाइम, वो समय आ गया है, व्हेन जब ही शुड टेक ये पॉज, ही शुड उसे लेना चाहिए, ही शुड टेक उसे लेना चाहिए ये पॉज, एक विराम, या फिर उसे रुकना चाहिए। तो अब वो समय आ चुका है कि उसको रुकना चाहिए। ठीक है, इतना ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, उसको रुकना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए, थोड़ा शांति से काम करो। ठीक है, आगे देखो, ही शुड डू, उसे करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मनिरीक्षण। तो उसको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए खुद का। ठीक है, आत्मनिरीक्षण करेगा वो थोड़ा शांत रहेगा। जैसे अगर आपको शांत रहना है, अपने दिमाग को शांत रखना ताकि वो इधर उधर ना भटके, तो सुबह उठकर आप 3, 4 या 5 बजे मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा रनिंग करते हैं, थोड़ा वॉकिंग करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, या योगा करते हैं, तो आपका शरीर फिट रहेगा। क्योंकि कहा गया है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपका जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा ना, आप कभी भी, आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैं याद करता हूं, मुझे याद नहीं होता, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आपका माइंड अपसेट है, वो स्वस्थ नहीं है, वो शांत नहीं है। ठीक है, वो स्थिर नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है, तमाम सारी चीजों को वो रखे हुए, कुछ मूवीज की क्लिप को रखे हुए, इसमें अजय देवगन थे, उसमें अक्षय कुमार थे। ठीक है तो वही सारी चीजें हैं, स्थिर नहीं है, इसीलिए आपको कुछ याद नहीं रहता। क्योंकि इतने कूड़े कचड़े आपके दिमाग में भर दिए गए हैं ना फोन के द्वारा, रील स्क्रॉल करते करते, कि अब कुछ याद नहीं होगा। सबकी याददाश्त कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि फोन चलाते चलाते उसने बहुत सारी मेमोरी को अपने इसमें भर दिया। यही चीज है कि याद नहीं होता किसी को। अगर फोन कम यूज करोगे, सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करोगे ना, देखना बहुत जल्दी याद होगा। सुबह उठो, हेल्दी रहो, यही सारी चीजें। ठीक, तो उसे आत्मनिरीक्षण करना। स्टिलनेस, शांति डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि पूर्ण निष्क्रियता। तो शांति का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। ऐसा मत समझो जो बच्चा आपके क्लास में शांत है वो निष्क्रिय है, वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा एग्जाम में, वो क्या नंबर लाएगा, ऐसा मत सोचो। क्या पता वो तूफान के पहले की शांति हो। कुछ बच्चे होते हैं ना, आपको दिखने में लगेंगे एकदम सीधे साधे, एकदम लगेंगे कुछ जानते ही नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। बाद में जब रिजल्ट आएगा, अरे सबसे ज्यादा नंबर उसी का आया। मतलब कहा जा रहा है कि स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, मतलब शांति का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। ऐसा मत समझो जो शांत है वो निष्क्रिय है, किसी काम का नहीं है। वो बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी चीजें चल रही है। ठीक है, जो आप पढ़ने की सोच रहे हैं उसने पहले से ही पढ़ रखा है, इसीलिए वो शांत है। तो जो शांत है उसको कभी कमजोर मत समझना मेरे दोस्त। ठीक है, आगे देखो, स्टिलनेस, शांति, एंड साइलेंस। और साइलेंस का मतलब भी होता है मौन, आप कह सकते हैं शांति। ठीक है, शांति और मौन विल हेल्प, सहायता करते हैं मैन, मनुष्यों की, इन क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में, ए फीलिंग, एक भावना, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसी समझ की, अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्यों के बीच। तो जो शांति और मौन है वो मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना को पैदा करने में मदद करते हैं। मतलब कहा जा रहा है स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन। स्टिलनेस यानी कि शांति और मौन जो है वो मनुष्यों की सहायता करते हैं इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसी समझ की भावना को पैदा करने में, अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्यों में। ठीक है, जुकाम है भैया, थोड़ा डिस्टर्ब होना तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यानी कि शांति और मौन मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में हमारी मदद करते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा, इरशाद बोलिएगा। देखो, इन कीपिंग क्वाइट कविता में द पोएट डिमांड्स, कवि मांग करता है, द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की। तो कीपिंग क्वाइट कविता में कवि आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है या आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है। मैन सेक्शन, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज
मच चाओस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, यानी कि मनुष्य की हरकतें, उसकी जल्दबाजी और उसकी हड़बड़ी ने दुनिया में पहले से ही अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। चाओस का मतलब अराजकता, ट्रबल का मतलब परेशानी। ठीक है, आगे देखो। नाउ इट इज द टाइम When he should take a pause, अब वो समय आ चुका है जब उसको रुकना चाहिए थोड़ी देर। ठीक है, he should do self introspection, उसे आत्म निरीक्षण करना चाहिए। Stillness does not mean total inactivity, मतलब शांति का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। ऐसा मत समझो बंदा शांत है तो वो निष्क्रिय है, नहीं बाबा। देखो stillness and silence will help man in creating a feeling of mutual understanding among human being, यानी कि शांति और मौन मनुष्यों में, मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में हमारी मदद करते हैं। बस हो गया, समझ में आ गया। इतने इजी तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप समझ में नहीं आए, ये हिंदी नहीं है कि गद्यांश और जीवन परिचय रट लोगे, थोड़ा मीनिंग निकालना आना चाहिए। रट तो लोगे, रटने से कुछ नहीं होता, थोड़ा पढ़ाई, क्योंकि वो बहुत जल्दी भूल जाओगे। समझो किसी चीज को, सुबह उठकर पढ़ो, जल्दी याद होगा। चलो इसको मैं, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो इसको मैं हटा रहा हूं। अपना तीसरा सेंट्रल आइडिया देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने प्रण ले लिया है कि 4 नंबर आपका कंप्लीट कराएंगे। आप भी प्रण ले लीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस। और हमको क्या चाहिए जिंदगी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया देखते हैं क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है ये है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज। मतलब इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा, देखो कोई भी सुंदर चीज होती है, अगर हम उसको देख लें तो वो हमारे दिमाग में नाचती रहती है। हम सुंदर चीजों को देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं, ठीक है, क्योंकि सुंदरता को देखकर सब आकर्षित होते हैं। भले ही जो सुंदरता होती है ज्यादा समय के लिए नहीं होती है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है लेकिन समय आते आते उसको वृद्ध होना है और धीरे धीरे वो बुढ़ा हो जाएगा। तो सुंदरता जो है वो अनंत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो जिसकी सुंदरता अनंत है। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि सुंदरता और ब्यूटी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो सुंदरता होती है ना, वो हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। अगर हम कोई सुंदर वस्तु को देख लें, अरे यार कितना सुंदर है यार, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, तो वो हमें थोड़ा सा हैप्पी करती है, थोड़ा सा आनंद प्रदान करती है। आज के जमाने में खुश रहना भी एक टैलेंट है, मतलब खुश रहना भी एक चैलेंज हो गया है। कोई व्यक्ति खुश नहीं है। ठीक है, देखो क्या है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का लाइज का मतलब निहित है या विद्यमान है इन द वेरी ओपनिंग लाइन, यानी कि पहली ही पंक्ति में ऑफ द पोएम, कविता के ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। मतलब इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है ये इसकी पहली ही पंक्ति ए थिंक ऑफ ब्यूटी में निहित है। मतलब ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो हेडिंग है ना, इसी में ही इसका अर्थ निहित है। इसका सेंट्रल आइडिया इसी में निहित है कि इसमें ब्यूटी के बारे में ही बताया गया होगा, ब्यूटी। ठीक है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज इन द वेरी ओपनिंग लाइन इन द ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि इस कविता का सेंट्रल आइडिया जो है इसकी पहली पंक्ति ए थिंक ऑफ ब्यूटी में ही निहित है। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। ठीक है, चलो एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी सुंदर वस्तु इज ऑलवेज, वो हमेशा ट्रीजर्ड, मतलब संजो कर रखी जाती है। कोई भी सुंदर वस्तु संजो कर रखी जाती है इन आवर माइंड्स, हमारे दिमाग में। तो कोई भी सुंदर वस्तु जो होती है वो हमेशा हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है। कोई बहुत सुंदर चीज आप देख लेंगे, गाड़ी बहुत अच्छी है यार, मुझे तो लेना है, तो उसको आप देख लेंगे तो वो हमेशा आपके दिमाग में संजो कर रखी जाती है, यार कितनी अच्छी थी वो ना, आगे समझदार हो। बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स, ये हमें प्रदान करती है अस हमें इटर्नल, मतलब शाश्वत एंड एवरलास्टिंग, और चिरस्थायी जॉय, आनंद। क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। कोई भी सुंदर वस्तु आप देख लेते हैं तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है, वो संजो कर रख दी जाती है, और जो है वो हमें चिरस्थायी और शाश्वत आनंद, शाश्वत और चिरस्थायी आनंद हमें प्रदान करती है। ठीक है, द हैप्पीनेस, वो खुशी, वो प्रसन्नता, दैट, जो एनीथिंग ब्यूटीफुल, कोई भी सुंदर वस्तु प्रोवाइड्स, प्रदान करती है, नेबर फेड इनटू नथिंगनेस,
वो कभी शून्य नहीं होती। नेवर फेड इनटू नथिंगनेस का मतलब कभी शून्य ना होना, तो वो कभी शून्य नहीं होती। मतलब वो प्रसन्नता जो हमें किसी सुंदर वस्तु से मिलती है वो कभी शून्य नहीं होती, वो हमेशा कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में रहती है, ठीक है। बट लेकिन मल्टीपल मैनिफोल्ड वो कई गुना बढ़ जाती है व्हेनेवर जब कभी भी इट रिटर्न्स ये लौटती है टू आवर माइंड हमारे दिमाग में, और जब भी ये हमारे दिमाग में लौटती है वो कई गुना बढ़ जाती है। मतलब किसी सुंदर चीज को आपने देख लिया, 2-4 दिन तक आपके दिमाग में वो घूमता रहा, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी है वो उसको भूलती जाएगी, लेकिन जैसे ही वो हमारे दिमाग में फिर से वापस आएगी वो कई गुना बढ़ जाएगी। वही कहा गया है कि देखो कहां गया भाई, देखो एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड, कोई भी सुंदर वस्तु हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, वो हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, वो प्रसन्नता वो खुशी जो कोई सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है, नेवर फेड इनटू नथिंगनेस, वो कभी शून्य नहीं होती, बट लेकिन बल्कि मल्टीपल मैनीफोल्ड whenever it returns to our mind, बल्कि जब वो हमारे दिमाग में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। मतलब वो सुंदरता कभी जीरो नहीं होती, भले ही हम हीरो हो जाएं। आगे देखो नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, इन व्हाट एवर फॉर्म इट में बी फाउंड, वो किसी भी रूप में पाई जाए, इन व्हाट एवर फॉर्म वो किसी भी रूप में, इट में बी फाउंड वो पाई जाए, तो सुंदरता किसी भी रूप में पाई जाए, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे ये हमारा नेचुरल पर्यावरण हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो किसी भी रूप में पाई जाए, क्या होता है, इज एन इटर्नल जॉय, वो एक शाश्वत आनंद है टू ह्यूमंस, मनुष्यों के लिए। तो सुंदरता चाहे किसी भी वो रूप में पाई जाए, वो हम जैसे मनुष्यों के लिए एक शाश्वत आनंद है, ठीक है। आगे देखो, बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स ये प्रदान करता है ह्यूमंस मनुष्यों को द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी निरंतर अवसर टू रिफ्लेक्ट मतलब चिंतन करने का ऑन दैट ब्यूटी उस सुंदर वस्तु पर, क्योंकि यह मनुष्यों को उस सुंदर वस्तु पर या उस सुंदरता पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है, चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है कि हमें कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी हमें देता है, ठीक है। आगे देखो, which stands in such stark constant, जो विपरीत है to the dejection निराशा के, मोनोटोमी निरस्ता के, एंड अगलीनेस और कुरूपता के ऑफ आवर डेली एवरीडे लाइव्स, यानी कि हमारे दैनिक जीवन के, जो हमारे दैनिक जीवन के निराशा, निरस्ता और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। बस ये वाला सेंट्रल आइडिया हो गया। एक बार फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, प्यारा सा सेंट्रल आइडिया है, ब्यूटी के बारे में इसमें बताया गया है। कौन ब्यूटी, मतलब एथिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। चलो देखते हैं, एथिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज, कितना अच्छा नाम है। सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज इन द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया इसकी पहली ही पंक्ति ए थिंक ऑफ ब्यूटी में निहित है। उसी वर्ड को सुनने से ही हमें पता चल जाता है इस पोएम में कहा क्या गया होगा, एक आइडिया लग जाता है। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड, कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, वो हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है, इसीलिए हम संजोकर अपने दिल और दिमाग में उसको रखते हैं। आगे देखो, द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, वो खुशी, वो प्रसन्नता जो कोई सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है, नेवर फेड इनटू नथिंगनेस, वो कभी शून्य नहीं होती, बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, जबकि वो जब भी हमारे दिमाग में लौटती है वो कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। आगे देखो, ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म इट में बी फाउंड, सुंदरता चाहे वो किसी भी रूप में पाई जाए, इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमंस, वो हम मनुष्यों के लिए एक शाश्वत आनंद है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स ह्यूमंस द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी, क्योंकि वो मनुष्यों को उस सुंदरता पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है, which stands in such stark contrast to the dejection, monotony and ugliness of our everyday lives, जो हमारे दैनिक जीवन के डिजेक्शन निराशा, मोनोटोनी यानी कि निरस्ता, एंड अगलीनेस और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि हमारे जीवन में
डिजेक्शन भी होती है, निराशा भी होती है, ठीक है। मोनोटोनी मतलब नीरसता होती है। अगलीनेस कुरूपता, जो सुंदर ना उसको अगली बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सुंदरता जो है इसके बिल्कुल विपरीत है, ठीक, इन सबके विपरीत है। तो यही चीज है ए थिंक ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया। बहुत प्यारा सा सेंट्रल आइडिया था। तो सबसे पहले हम कुछ इमोशनल हुए, माय मदर एट 66 में थोड़ा इमोशन हमारे अंदर आया। फिर हमने कीपिंग क्वाइट पढ़ा कि हमें शांत रहना चाहिए, थोड़ा सा हमें ज्ञान मिला। फिर हमने पढ़ा ए थिंक ऑफ ब्यूटी, बहुत प्यारी सी कविता है, मतलब सुंदरता की एक चीज की सुंदर वस्तुओं को देखकर सब आकर्षित होते हैं, जैसे आपके गुरुजी हो गए, ठीक है। तो आज का क्लास भैया यहीं पर फिनिश होगा। हमने आज जाना क्लास 12 इंग्लिश के 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को, टॉप 3 सेंट्रल आइडिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे। तो इन तीनों को पढ़ लेना, 4 नंबर ले जाना। एग्जामिनर कभी कहेगा, कहना पड़ेगा कि बेटा ले 4 में 4 और लगा दे 4 में चांद, ठीक है। 4 में 4 आपको वो देगा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम ऐसे ही क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई अगर करना है बहुत सीरियस होके करोगे, कभी नहीं सक्सेस होगी। थोड़ा सा एंजॉय के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ हम पढ़ेंगे और फिर से दूसरे क्लास में मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।